Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, friends. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, Good afternoon, sir. Yes. So welcome all of you. So in last session, we have seen the scientific explanation of the golden rules. So we discuss the rule number 1, that is be a minimum prescriber, single remedy, single dose, and few cases. So today we will learn the activity thermal thrust, mental axis, the explanation of why the activity is important in acute prescriptions. So while prescribing the patient, the most important thing is first to assess the activity. The activity, the change of activity, that is the activity increased, activity decreased, or activity no change. This change should not be asked by a direct question, but has to be observed by the physician, except exception case of infants. Yes, exceptional case of infants. तो बहुत से केसेस में आपके ऑब्जर्वेशन से ही आपको मिल जाएगा कि पेशेंट डल है, रेस्टलेस है, मेंटल एंजाइटी एग्रीवेट हुई है, या फिर पेशेंट के एक्टिविटी में नो चेंज। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशन से ही ये मिलेगा। लेकिन जहां समझ में नहीं आता कि एसेस करना, ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे केसेस में आप रिलेटिव से उस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट सुबह से कैसा है, इन्होंने क्या क्या किया, कुछ किया या नहीं किया। तो ये रिलेटिव से या फिर डायरेक्ट पेशेंट से भी आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपने सुबह से या फिर जब से आपको फीवर आया है, ये 1 दिन 2 दिन में आपने क्या क्या किया। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं, बस मैं लेटे हुआ हूँ, पड़े हुआ हूँ, है ना, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना नींद आ रही है ना कुछ कर पा रहा हूँ, बस अपने बेड पे लेटे हुआ हूँ, या फिर जहां कहीं बैठता हूँ तो उठने का मन नहीं करता, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी डिक्रीज, डलनेस। या फिर पेशेंट ऐसा कहता है कि मुझे नींद बहुत आ रही, इतनी नींद मुझे कभी नहीं आई, दैट मीन्स जहां कहीं बैठता हूं तो आंखें लग जाती है, दिस इज स्लीप ओवर पावरिंग। देन ये पेशेंट ऐसा कहता है कि नहीं, मुझे ना एक जगह पे ठीक लग रहा है ना, एक जगह पे बैठने की इच्छा होती है। जब से फीवर आया, या फिर जब से लूज मोशन हुए, या फिर जब से मुझे ठीक नहीं लग रहा, तब से मैंने कभी घर में, कभी बाहर, कभी ऑफिस जाता हूं तो ऐसा लगता है ऑफिस जाऊं, और ऑफिस जाने के बाद ऐसा लगता है घर कब जाऊं। दिस इज फिजिकल रेस्टलेसनेस। तो इस तरह से हमें फिजिकल रेस्टलेसनेस भी मिलता है। या फिर ये क्वेश्चन फॉर मेंटल एंजाइटी के लिए जब हम कंफर्म करते हैं मेंटल एंजाइटी, मेंटल रेस्टलेसनेस, तो उस वक्त हमें क्वेश्चन करना चाहिए पेशेंट के रिलेटिव से कि जैसे ही इनको ठीक नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत खराब है, इलनेस स्टार्ट हुआ है, उस टाइम से इन्होंने क्या किया, इनके नेचर में आपको कुछ
चेंज मिल रहा है या फिर इनके स्वभाव में कुछ ऐसा चेंज आपने महसूस किया है, तो वो डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं कि यस, जब से बुखार आया है तब से इनकी चिड़चिड़ घर में बहुत बढ़ गई है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है ना, सबको परेशान करके रखा है, हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको बहुत कुछ हो गया है ना। दो चार फ्रेंड्स को, दो चार रिलेटिव्स को फोन करके बोल दिया कि मुझे ये हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइक दिस, दैट इज द एंजाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी। तो इस तरह से बहुत इजी है, बहुत सिंपल है एक्टिविटी को कैलकुलेट करना, एक्टिविटी क्या है ये निकालना, है ना। तो एक्टिविटी डिक्रीज है तो भी हम इजीली वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं, एक्टिविटी इंक्रीज है तो भी निकाल सकते हैं, एक्टिविटी में नो चेंज है मतलब नो चेंज में हमने देखा है कि अगर फीवर के बावजूद भी, लूज मोशन के बावजूद भी, वोमिटिंग के बावजूद भी, कुछ भी एक्यूट प्रॉब्लम है, सीवियर कफ है, फिर भी पेशेंट इन बातों को मान नहीं रहा है, अपना वर्क रूटीनली जो है वो सब ड्यूटीज, कोर, हाउस होल्ड वर्क सब रूटीनली फॉलो कर रहा है, इतने बुखार में भी अपना वर्क, अपना स्टूडेंट है तो होमवर्क, ऑफिस का वर्क, इस तरह के सब वर्क टाइमली कर रहा है, दैट इज द एक्टिविटी नो चेंज। यस, सो दिस इज कॉल्ड आल्सो कंसाइंशियस पेशेंट, डिलीजेंट पेशेंट। यस, तो इस तरह से इन सब बातों को पेशेंट से निकालना बहुत इजी है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन एक्यूट्स में, तो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही सिंपल एंड इजी हो जाता है। सो एक्टिविटी डिक्रीज, तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी असेसमेंट कि एक्टिविटी इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। उसमें सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिविटी डिक्रीज, तो एक्टिविटी डिक्रीज में सर क्या कहते हैं, तो नॉर्मली एन एक्टिव पर्सन, टॉकेटिव पर्सन, फास्ट मूविंग पर्सन becomes dull, inactive, quiet and slow. He either just lies down not doing anything, sleeps continuously. The mother may point out that the child is sleeping today almost for 10 hours and did not wake up to eat or to drink. In the above case, the patient was dull, though not sleepy. Hence, we choose the first option, that is dull. So, dull and just lies down, decreased activity is due to large amount of energy, that is ATP from the mitochondria of the cell is being used up to combat the invader or transfer the toxins from cell to cell by means of active transport. तो ये डलनेस एक्टिविटी में क्यों मार्केबल होता है, क्यों ये एक्टिविटी में चेंज होता है और डलनेस आता है, तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी लॉस्ट होने की वजह से ऑटोमेटिकली बॉडी में डलनेस आएगा, and this is the extreme change first appeared in the acute conditions. Yes, so एक्टिविटी इंक्रीज, अब एक्टिविटी इंक्रीज में ऐसा नहीं कि एनर्जी बढ़ जाती है, नो, दिस इंक्रीज इन एक्टिविटी कैन टेक्स प्लेस इन फिजिकल स्फीयर और मेंटल स्फीयर। द मेंटल एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन आइदर मेंटल एंजाइटी और मेंटल हाइपर एक्टिविटी कॉजिंग लोकेसिटी। यस, thus increased activity is further divided into physical restlessness or mental restlessness. So physical restlessness, that is without mental anxiety, and mental restlessness is with anxiety. And the third one is verbal activity increase. Verbal activity increase, that means the loquacity of patient increase in acute condition. So we will see one by one the physical restlessness. Here the patient just moves or is compelled to move. Yes.
यहाँ से उठेगा, वहां बैठेगा, यहाँ ये चीज लेगा, फिर रख देगा, दूसरी वापस लेगा. दिस इज फिजिकल रेस्टलेसनेस. सो द पेशेंट जस्ट डज नॉट sit in one place. It is he just move or compelled to move. Yes. So moves constantly, knows not for what. है ना, बाहर जाएगा, घर में अच्छा नहीं लग रहा, बाहर जाएगा, लेकिन बाहर जाने के बाद वापस उसे ऐसा लगेगा यार बाहर क्यों आए, चलो अंदर ही जाते. Like this. So he either places the floor or goes out for walk just to keep moving. पता नहीं लेकिन घूमते रहेगा. पेशेंट खुद बोलेगा पता नहीं लेकिन घर में अच्छा नहीं लग रहा इसलिए बाहर है, और बाहर गया 2-4 मिनट रुका, फिर वापस ऐसा लगा कि घर में अच्छा था, चलो घर में जाते. लाइक दिस. This is physical restlessness without mental anxiety or mental restlessness. Now the mental anxiety or mental activity increase, that is the mental restlessness. Here changes in the biochemistry of the patient makes him ill at easy in mind, hence the patient become anxious. है ना, सबको परेशान करके रखेगा कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, है ना. डॉक्टर को पूछो कहीं कुछ बड़ा तो नहीं, कुछ करना पड़ता है क्या, कोई इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है क्या. लाइक दिस. अ चाइल्ड कीप्स ऑन क्राइंग or becomes snappish or just becomes ununderstandably obstinate and starts kicking. So this is the acute condition of mind in activity increase, that is mental restlessness. So striking, biting, etc. An adult cannot bear anybody disturbing him. ये छोटे बच्चे में like this nature, snappish, crying, and in adults में किस तरह से एंजाइटी बढ़ जाएगी या फिर इरिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो उनको किसी ने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा भी नॉइज सुने आया, कोई बात कर रहा है, तो उनका टेम्पर टैंट्रम हो जाएगा. एंगर, इरिटेबिलिटी, या फिर कोई आ रहा है कुछ पूछा है मुझे नहीं पता, उन पे ही भड़क जाएगा. दिस इज एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर्स. सो in short, the mental tolerance to all external stimuli is reduced, causing the patient to go in a state of anxiety, a state of insecurity as to what will happen to me next. इतनी एंजाइटी कि मुझे जरूर कुछ तो भी बड़ा हो गया, जरूर कुछ तो भी सीरियस है ना. इन्वेस्टिगेशन करो, दूसरे डॉक्टर के पास देखो, डॉक्टर चेंज करो. लाइक दिस. सो दिस इज because of anxiety about him. This is called mental restlessness or mental anxiety increase. Now mentals में ही और verbal activity जो third part सर ने दिया है restlessness में, in certain constitutions and acute illnesses can cause confusion in Wernicke's area in the brain, wherein due to unsynchronized impulses from the neighboring areas, the interpretation area of Wernicke's send chaotic messages to Broca's area of speech, thus causing loquacity. This is the physiology of the brain. तो इस तरह से वर्बल एक्टिविटी क्यों बढ़ती है तो सर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है. सो Broca's area of the speech, thus causing loquacity. This is expressed in 3 forms: singing, making verses, and cursing. Yes. तो हम चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी इंक्रीज में फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटी डिक्रीज्ड, एक्टिविटी इंक्रीज्ड, एक्टिविटी नो चेंज. एक्टिविटी इंक्रीज में 2 टाइप्स, एक्टिविटी डिक्रीज में 2 टाइप्स सर ने दिए हैं: स्लीप ओवरपावरिंग और डलनेस.
Then activity increase में again two types. Physical activity increase, that is physical restlessness. Mental activity increase, that is mental restlessness. And the third one is verbal activity increase. Verbal में again it is divided according to the types of loquacity, like singing, then max verses, then loquacity. Loquacity में फिर टाइप्स ऑफ लोकेसिटी लाइक फास्ट है, रैशनल है, नॉनसेंस है ना. देन वन सब्जेक्ट है या फिर कर्सेस है. तो इस टाइप से लोकेसिटी में हमें देखना है. तो इट इज वेरी इजी. फास्ट है तो उसके लिए दो ही रेमेडीज सर ने चार्ट में दिए हैं, लाइकेसिस एंड पायरोजेनियम. रैशनल है, नॉनसेंस है, इस सॉल्यूशन है, देन वन सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट and then curses. So इस टाइप से it is very easy and simple to rule out the types of loquacity in acute condition. Yes, और it is very easy to prescribe them. So इस तरह से सर ने इस चार्ट को बनाया. So सिंगिंग में सर क्या कहते हैं कि सिंगिंग, the patient as the fever or toxicity rises becomes more exhilarated and rhythmic. He starts singing or talking in a rhythmic language. Yes, singing always does not mean actual singing song. Yes, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट आए तो आपके सामने फिल्मों के गाने बोलेगा, सॉन्ग्स बोलेगा. नो, वो एक रिदिम में बात करेगा. जो भी सिम्टम्स उसे बताना है तो वो एक रिदिम में बताएगा. ऐसा लगेगा कि वो सिम्टम्स नहीं बता रहा है, कुछ गाना गा रहा है. कि किसी गाने की जो स्टाइल होती है ना, जिसे हम चाल बोलते हैं, वो चाल लेके वो सिम्टम्स आपके सामने बोलेगा. इस टाइप से वो डायरेक्ट सिंगिंग नहीं होगा. तो इस तरह से हमें वो रूल आउट करना है कि सिंगिंग मतलब patient was narrating his symptoms in the rhythm. Yes. So he starts singing or talking in rhythmic language. Singing always does not mean actual singing song. He starts becoming rhythmic, starts substituting words from famous songs by his own words. Yes. Like sir ने example दिया, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ये जो पोएम है, इसकी जो रिदम है, उसको लेके पेशेंट सिम्टम बताएगा कि मैं कल होटल में गया, होटल में जाने के बाद भेलपूरी खाया, भेलपूरी खाने के बाद मुझे लूज मोशंस हुए, लूज मोशंस होने के बाद इतना वीकनेस आया कि मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, खा भी नहीं पा रहा हूँ, नींद भी नहीं लग रही. क्या करूं डॉक्टर साहब, आप ही बताओ, मुझे जल्दी से अच्छा कराओ, नहीं तो मेरे को कुछ हो जाएगा. तो इस तरह से वो रिदम में बात करेगा. यस. सो nursery rhythms or a famous film song is repeated again and again. So this is called singing. तो सिंगिंग में आप देखो, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, क्यूप्रम एंड वेराड्रा, 4 रेमेडीज है. तो टिपिकल सिंगिंग का पेशेंट, मेरे आज तक के प्रैक्टिस में मैंने एक ही बार मुझे सिंगिंग के ऊपर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने का चांस मिला. एक ओल्ड एज पेशेंट था. अब वो पेशेंट की डेथ भी हो गई, जिनका नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. गुहे नाम का पेशेंट था. और उस पेशेंट को एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट चालू थी, क्रॉनिक. और आफ्टर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आफ्टर 6 months, I think, yes, 6 months later, he
suffer from acute problem, the severe headache, fever, sudden violent fever, and severe burning pains all over the body. ऐसे थ्रॉबिंग पेन्स हो रहे थे, हेडेक इतना थ्रॉबिंग था बहुत ही। तो जब पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आए, सिंस 2 days ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम्स, और पेशेंट खेड़े पे रहता था, इसलिए वो 2 दिन बाद मेरे पास आए। और पेशेंट जब मेरे पास आया तो पेशेंट का बड़ा लड़का साथ में आया था। उन्होंने बोला, सर बोले 2 दिन से हमारी को परेशान कर दिया इन्होंने, ये जो भी बोल रहे बोले ऐसा एक चाल लेके बोल रहे हैं, जो भी बता रहे, किसी को भी कोई भी अगर उनके पास जाता है, कोई मिलने को आया तो उनको एक चाल में ये इनको जो जो हो रहा वो बता रहे हैं, लाइक सिंगिंग। ऐसा लग रहा बोले इनका 2 दिन से गाना ही बंद नहीं हो रहा, बोले ये गाने के टोन में अपनी कोई भी बात बोलनी है तो गाने के टोन में बोल रहे हैं। तो जब मैंने उनसे सुना तो वो एक रिदिम में बात कर रहे थे, तो इसीलिए उस टाइम पे मैंने उन्हें बेलाडोना दिया था। he was chilly and thirsty and extreme desire for lemonades, क्योंकि लिमोनेट लेने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था, जो बर्निंग बॉडी में हो रही थी वो थोड़ी कम हो रही थी, इसलिए डिजायर फॉर लिमोनेट। तो बेलाडोना देने के बाद मैंने उनको बोला कि आप यहीं बैठो आधा घंटा और आधे घंटे में बताओ मुझे। तो आधे घंटे में उनका हेडेक, फीवर और बर्निंग पेन पूरा कम हो गया। सो दिस इज द एक्सलेंट प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम दिस चार्ट। और दिस इज ये एक ही केस सिंगिंग की मेरे पास आई है, इसलिए वो इतने दिन से मैं उस केस को भुला नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छी केस और बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट और बहुत ही फास्ट रिजल्ट मैंने उस केस में लिया था। आधे घंटे में पेशेंट एकदम नॉर्मल। यस, सो दिस वाज द केस। For all practical purposes, these patients are the ones who tolerate their illness without complaining. Sorry, no change हम देखना है, okay. So the third type activity assessment, that is the no change in activity. No change, that means there are certain conditions which do not change under the ravages of acute infections or illnesses. This means there is no change in activity of the patient. The patient has neither dull nor become hyperactive or restless. For all practical purposes, these patients are the ones who tolerate their illness without complaining. Yes, they tolerate their illness without complaining. No complaint are B due to various causes. अब ये नो कंप्लेनिंग क्यों है, तो उसके भी सर ने कॉजेस यहाँ पे दिए हैं। बिकॉज अ कंटेनमेंट, यस, पेशेंट बिकम कंटेंडेड इन एक्यूट कंडीशन, कि नहीं ठीक है हो जाएगा, अच्छा क्या मेडिसिन लेना, कोई जरूरत नहीं, 2 दिन वेट करेंगे फिर हो जाएगा अपने आप। दिस इज कंटेंडेडनेस। कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे इतना छोटा मोटा तो चलते ही रहता है ना। 103 फीवर है फिर भी नो नो, मुझे आदत है ना, कुछ नहीं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, मत बुलाओ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं, हो जाएगा अच्छा। सो दिस इज कंटेंडेडनेस। अब कितने भी बार पूछो क्या हो रहा बताओ, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बस ठीक है, दिस इज कंटेंडेड। सो इसमें ओनली वन रेमेडी सर ने दिए, दैट इज द ओपियम। इफ द पेशेंट इज हॉट, थर्स्टी और थर्स्टलेस, then the main mental symptom, that is contentedness, is opium. And the second type of contentedness is because the patient is averse to pity, averse of pity, sympathy from others is natural.
पेशेंट कंटेंटेड है बिकॉज ऑफ वो दूसरों को किसी को भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि लोग उन्हें बताएंगे, सलाह देंगे, सिंपैथी दिखाएंगे कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ही हुआ, किसी को नहीं हुआ, है ना। यस, कुछ नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये मत करो, वो मत करो। दिस इज सिंपैथी और एनाट्रोम्यूर हैविंग स्ट्रॉन्ग एवर्जन फॉर सिंपैथी, पीटी। इसीलिए नाइट्रोम्यूर किसी को बताता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। यस, सो दिस इज द कंटेंटेडनेस ऑफ नाइट्रोम्यूर, है ना। इट इज कंटेंटेड more than the sympathy because of aversion of sympathy. And the third one, that is the patient does not want others being troubled for him, nor does he or she wants to miss his duties, work or school or studies, etc. is सिलिशिया। तो सिलिशिया में भी कंटेंटेडनेस होता है, लेकिन कंटेंटेडनेस का कॉजेशन कुछ अलग है। दैट इज कि सिलिशिया पेशेंट चाहता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और मेरा काम ना मिस हो जाए, मेरी स्कूल ना मिस हो जाए। यस, तो मेरा वर्क किसी और को करना पड़े, मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो, मेरी वजह से कोई और परेशान हो, दिस इज सिलिशिया। और इस वजह से वो पेशेंट किसी को बताता नहीं, बिकम कंटेंटेड। सो एक्टिविटी नो चेंज में ओनली देयर आर 3 मेडिसिन, ओपियम, नाइट्रोम्यूर एंड सिलिशिया। ओपियम is because of contentedness. Natriumur is aversion to PT, so become contented, and silicia because of anxiety conscientiousness become contented, and very studious conscientious is silicia. So 2 remedies are hot and 1 is chilly, that is silicia. Yes, so it is very easy to rule out in no change. तो इस तरह से ये चार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। सर जो अभी चार्ट ये दिख रहा है, जी, इसमें 3 इसमें मेडिसिन, सर ने ये अभी अभी मेडिसिन इसमें ऐड किए थे, मैग्नीशियम। यस, सो मैग्नीशियम पेशेंट में कंटेंटेड होता है, कंटेंटेडनेस होता है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ वेरी रिजर्व, अंदर के अंदर सब रखता है, और अंदर के अंदर उसका क्या बोलते हो हिंदी में, पता नहीं मुझे। सब कुछ अंदर होता है और वो खुलेगा नहीं, बताएगा नहीं, इसीलिए कंटेंटेड होता है। तो इन एक्यूट कंडीशन उसे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए, और किसी को नहीं बताएगा, सब अंदर में अंदर भर के रखेगा, बहुत सहन करेगा। दिस इज मैग्नीशियम। यस, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं सर ने, जो रूटीनली सर को ये क्वेश्चंस उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स डेलीगेट्स करते थे, तो वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सर ने रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, we come to the next question, whether the patient is hot and chilly। बहुत से स्टार्टिंग में ये एक्चुअली ये कंसेप्ट ही नहीं था होम्योपैथी में कि थर्मल्स देखी जाए, तो बहुत से डॉक्टर्स को थर्मल्स निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता था कि थर्मल्स कैसे लेना। और उस जब सर का मतलब प्रिडिक्टिव होम्योपैथी का लोगों को पता चला कि प्रिडिक्टिव होम्योपैथी भी एक सिस्टम है प्रिस्क्राइबिंग के लिए, तो प्रिडिक्टिव होम्योपैथी में
थर्मल्स कंसिडर करते हैं, मेडिकल होम्योपैथी में मेंटल्स कंसिडर करते हैं, फिजिकल कंसिडर करते हैं, सब कंसिडर करके ही मेडिसिन आती है। तो उसमें थर्मल्स ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट रखता है। बहुत बार हमने भी जब वर्कशॉप किए तो ये थर्मल्स पे ही कितने सारे क्वेश्चंस डॉक्टर पूछते थे कि सर थर्मल्स ही नहीं निकालते आते, पेशेंट लोग बोलते ही नहीं, कितना भी पूछो तो बताते ही नहीं सही थर्मल्स, तो हमारी मेडिसिन रॉन्ग हो जाती है। तो थर्मल्स कैसे निकालना, उसके पीछे क्या फिजियोलॉजी होती है, क्यों थर्मल्स लेने चाहिए, ये सब सर ने इसमें एक्सप्लेन किया है। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द पेशेंट इज हॉट एंड चिली, हॉट और चिली। सो थर्मल एक्सिस, हॉट और चिली, ये एक्चुअली हमने मॉडर्न साइंस एंड होम्योपैथी का जो सर का फर्स्ट बुक है उसमें हमने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा है कि थर्मल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फिर भी यहाँ पे थोड़ा ओवरलुक करते हैं। सो दिस इज controversial. I have seen homeopaths not believing in hot and chilly, excuses being given for not believing there. Yes, believing are hot or chilly recorded in books are by Western standards, which may not be true by Indian standards. Yes, if mentals or PQRS, all other symptoms are coinciding with a particular remedy, neglected the thermal. Hot or chilly are very difficult to derive, hence neglected. Yes, लेकिन acute condition में hot and chilly लेना बहुत important है। अब क्रॉनिक केस में, हिस्टेरिकल केस में, जो सिवियर स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक एक्यूट केसेस होते हैं उसमें भी आप थर्मल्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली सिंपल एक्यूट केसेस होते हैं उनमें थर्मल्स कंसिडर करना मस्ट है। My answer to this question, if hot or chilly has been recorded in the western temperature, even 4 a.m. aggravation or midnight aggravation is also by western standard, should we then convert it into Indian standard time and take midnight aggravation as 7 p.m. and 8 p.m.? Then arsenic will be given to bryonia, etc. If time is relative, so also is temperature. Hot or chilly is to be taken according to the Indian standards, which also varies according to altitudes. Yes. So chilly patient of Punjab may feel hot in Mumbai or Chennai. A hot patient of Mumbai may feel chilly in Delhi. Hot patient does not mean repertorily heated becoming aggravation or warm aggravation or sun aggravation. No. Hot patient means intolerance to heat is hot patient. Chilly patient means intolerance to chilly is chilly patient. So similarly, chilly patient does not mean cold aggravation or cold air aggravation or cold becoming aggravation as given in the repertoire. Hot or cold aggravation makes it a particular. We are concerned with generals. Now we are concerned with the tolerance of that person to heat and cold as compared with others around him in the same environment. Yes. So decreased tolerance to heat as compared to others in the same climate can safely be taken as hot. हॉट पेशेंट वो कहीं पे भी लेके जाओ, वो फिर जम्मू कश्मीर का हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो कि चेन्नई का हो, वो ऑलवेज हॉट ही रहेगा। चिली पेशेंट ऑलवेज बिकम चिली, ऑलवेज रिमेन चिली. यस. सो decreased tolerance to cold as compared to the others in the same climate can safely be taken as chilly. Increased tolerance to cold can safely be taken as hot as compared to others. Yes, increased tolerance to cold. अगर कोई पेशेंट को कोल्ड टॉलरेंस
बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ही इज हॉट। कोई पेशेंट को हॉट टॉलरेंस ज्यादा है, दैट मीन्स चिली। कोई पेशेंट को कोल्ड टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, दैट मीन्स चिली। और किसी को हॉट टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, दैट मीन्स हॉट। So increased tolerance to heat can be taken as chili. For example, people who cannot sit in a place without AC. अगर कोई पर्सन है जो एसी के बिगर बैठ ही नहीं सकता, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, जहां जाएगा वहां एसी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही हॉट पेशेंट है। इसका मतलब ये होता है कि उसे एसी की हैबिट है। और फैन, even in winters or pleasant climate in which others are comfortable, are distinctly hot. तो उनको ये सबसे पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि आपको एक एसी और फैन क्यों चाहिए। अगर आप विंटर सीजन है और आप फैन लगा रहे हैं, तो बाकी लोगों को वहां फैन चाहिए क्या? नहीं, बाकी लोगों को नहीं चाहिए, मुझे फैन और एसी चाहिए ही। तो ये बिकॉज ऑफ हैबिट है कि आपको हीट बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। तो जब पेशेंट बोलता है नहीं, मुझे हीट टॉलरेट नहीं होती, इसीलिए मुझे एसी और फैन चाहिए, ये मेरी हैबिट नहीं है। सो दिस इज द intolerance to heat is hot. तो उसी तरह से जो चिली पेशेंट होते हैं उनको आप ये पूछ सकते हैं कि थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई, थोड़ा बारिश भी हुआ, तो ये अपना स्वेटर और मफलर निकाल लेते हैं, हीटर घर में निकाल लेते हैं। तो उसी क्लाइमेट में बाकी फैमिली मेंबर्स को चाहिए क्या? नो, बाकी को नहीं चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी भी ठंड, थोड़ा सा भी ठंड हवा का झोंका भी आया तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुरंत woolen cloth पहन लेता हूँ। दिस इज चिली पेशेंट। सो people who rarely wear sweaters or are the last to wear sweaters as compared to his friends or family members are apt to be hot. People who require double clothing or put on a sweater easily on the slightest drop of mercury are mostly chilly. People who cannot sit comfortably in tie and close collars in a warm, sultry room can be taken as chilliness. So many a times one finds the patient mentioning, I feel heat as well as cold very easily, is ambithermal. There are patients who say, I cannot bear the extreme of both heat and cold, are the ambithermal. Drugs like mercury, antimproved, natrum caps, cinnabaris may be constantly sensitive to, intolerance to, and aggravated by both heat and cold, are ambithermal. So ambithermal drugs are very few drugs. You can count on the fingers: mercury, antims, carbons, natrum carb, then cinnabaris, like this. So mercury in acute diseases like cough, cold, coryza, fever, or diarrhea in soric condition present itself as hot. Yes. So mercury in acute is hot, in chronic it is chilly. In chronic conditions like hypertension due to atherosclerosis, ulcerative colitis, etc., when the psycho or syphilitic miasm prevail, mercury patient itself as chilly. So ये हमेशा ध्यान में रखना, mercury is hot in acute and chilly in chronic. So when mercury is in sora, it is hot, or when he becomes psychotic or syphilitic, it is chilly. So in demonstrating chilly constitution, please do not ask for warm bathing or cold bathing. Yes, bathing पे कभी भी थर्मल्स निकालना नहीं,
क्योंकि बाथिंग इट इज टोटली अ हैबिट। अभी जो बहुत ही लैविश लाइफ लोगों की हुई है, तो इसमें जैसे हर घर में गीजर्स लगे हैं, तो अभी तो इंडिया का बहुत ही स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि खेड़ों में भी ही लोग अभी गीजर्स लगा रहे हैं। तो इट इज नाउ इट बिकम अ हैबिट। पहले के जमाने में लोग देखो नदी में जाके नहाते थे, सुबह सुबह उठते थे 5 बजे, 5 बजे ठंडे पानी से नहाते थे। इट इज आल्सो हैबिट। सो गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है कि ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है? अगेन आंग पे ओढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं ओढ़ना? आंग पे ओढ़ना भी, कवरिंग द बॉडी व्हाइल स्लीपिंग इज आल्सो अ हैबिट। कोई कोई पेशेंट को कवर किए बगैर नींद ही नहीं आती। आजकल एक नया ही फंडा आया है कि फैन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी फैन चालू होना तो ही नींद आती है। मतलब फैन की जो घर 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 होती है, उससे नींद आती है। और अगर फैन नहीं रहा तो नींद नहीं आएगी, मतलब वो जो आवाज नहीं रहा तो नींद नहीं आएगी। तो फैन वो हवा के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज हॉट, इसके लिए फैन नहीं चाहिए। फैन काय के लिए चाहिए? उस आवाज के लिए। तो इस तरह से ये कुछ हैबिटें होती हैं, तो इस पर से कभी भी थर्मल्स कंसिडर नहीं करना। So bathing with warm or cold water is not reliable because it is a more of a habit. It in cities and advanced urban areas where electricity is essentially easily available and heaters and geysers are easily available, there is tendency of bathing with warm water, which ultimately becomes a habit. The more the sophistications, the more the people tend to incorporate geysers and heaters. Even in a warm climate in Mumbai, in the rural areas or not so advanced areas where heating or water daily is impracticable, one shall find people bathing with cold water even in coldest or winter, but it does not stamp them as a hot patient. It is more of a habit. So habit, it is a different thing, and tolerances, it is different. So sitting and working daily in an air conditioned environment is also a habit. So once find that chilly person working continuously in AC, that too chilled environment through the day, but hates AC or even fan at night when he is going to bed. Each chilly patient. ऑफिस में बहुत चिल्ड एयर कंडीशनर होता है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम चिल्ड होता है, और उस चिल्ड एटमॉस्फेयर में ही बैठ के काम करना पड़ता है। वो कंपलसरी होता है, इसलिए काम करते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद वो बिल्कुल फैन और एसी का नाम नहीं निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड चिली पेशेंट। और वही पेशेंट एसी के बगैर रह नहीं सकता। ऑफिस में भी एसी चाहिए, गाड़ी में भी एसी चाहिए, घर में भी एसी चाहिए। 1 मिनट भी अगर वो रास्ते से जा रहा है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही परेशानी से वो गुजर रहा है, तो दिस देन इट इज कॉल्ड अ हार्ट पेशेंट। So he has a constant tussle with his wife and or room partner who puts on the fan when he goes and switches it off again and again. Yes, जो really hot and chilly अगर कोई कपल है, हस्बैंड हॉट और वाइफ चिली, तो वहां पे थर्मल्स के ऊपर से झगड़े होंगे। यस, हस्बैंड फैन लगेगा, वाइफ बंद करेगी, हस्बैंड एसी लगाएगा, वाइफ बंद कर देगी। तो इस पर से बहुत बड़े झगड़े भी हुए हैं। सो टॉकिंग ऑफ बेड्स, one finds many patients saying, I have to have a thin or a thick covering on myself when I sleep at night. Again, here it could be a habit. Covering while sleeping is again a habit. In such patient, one has to take the nature of the patient into consideration before stamping him as hot or chilly. A timid constitution like Kalkria, who prefers to retire
into a cell, finds blankets and covers, simulating a shell, and hence wants them for comfort irrespective of hot or chilly. Yes. तो ये भी हमें डिस्पोजिशन यहाँ फाइंड आउट करनी है. So another point to note in this hot or chilly selection section is in most of the neurotic hysterical patient, one can safely neglect the importance of thermal cells. So hysterical patient may be more strong, fast progressing syphilitic cases में भी thermals avoid करना है. Yes, this sounds antagonistic. The reason here being that hysterical patient, as the word hysteria suggests, have a tendency to react more than normal to natural normal stimuli. This is called hysterical. है ना, उनमें कोई बैलेंस ही नहीं होता है, उनमें कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है. वो एक छोटे से चीज को एकदम हाईली रिएक्ट करेंगे या फिर एकदम स्ट्रॉन्ग चीज को कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिकल. Say, for instance, an ordinary tussle for fan at night between husband and wife is going to be exaggerated by one of them to lead to a divorce, to suicide. This is strong thermals. One of them is positively reacting hysterically when ordinary contradiction by one sends the other into a rage, the person is hysterical. तो इस तरह से अगर झगड़े होते हैं कि डिवोर्स तक बात चली जाती है, क्यों? तो ओनली मुझे फैन नहीं चाहिए और ये हमेशा फैन लगाते हैं. दिस इज द रिएक्शन, इज हिस्टेरिकल. दैट मीन्स वहां थर्मल तो कंसिडर नहीं करना है, लेकिन उसकी रेमेडी क्लियर हो जाएगी, उसका रूब्रिक क्लियर हो जाएगा कि दैट लेडी इज अ वेरी hysterical constitution. In short, when any reaction to a situation is out of proportion to the action or stimulus, the sensitivity of that person is increased, bordering on hysteria. Here in thermals too, same rule applies. Heat or cold is a stimulus. If a patient is already hypersensitive to all stimuli, he is bound to react more to heat or cold as well. Hence, hysterical drugs cannot be conformed to the mathematics or hot or chilly. They either react excessively to both. On the other hand, you find them changing from hot to chilly at the drop of a hat with swings of the moods. Pulsatilla are definitely a hot remedy in acute illnesses with intolerance to heat, and closed room with desire for cold open air is known to be chilly at times, albeit when hysterical symptoms predominate. Yes. So because of the changeability characters or disposition in pulsatilla most of the times changes the thermals. Yes. So the changeability of the pulsatilla can also make it swings from hot to chilly or thirsty to thirstless. Yes, with famous now well-known, now ill constitution. Yes, pulsatilla में ये changeability की वजह से बहुत से symptoms बहुत बार change होते हैं. अभी जो हमारे अकोला में कुछ 4-5 महीने पहले डेंगू की और वायरल फीवर की बहुत ही मतलब बहुत से पेशेंट सफर हो रहे थे. बहुत बड़ी साथ आई थी, मतलब एपिडेमिक टाइप की कंडीशन हो गई थी. उस टाइम पे बहुत से पेशेंट्स में पल्सिटिला से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि पेशेंट सुबह आता था, सुबह पेशेंट चिली होता था और वही पेशेंट शाम को वापस आता था तो बोले बहुत गर्मी हो रही है, सुबह मुझे फैन सहन नहीं हो रहा था, अभी ऐसा लग रहा है कि एसी में रहना, कूलर में रहना, लाइक दिस. सो दिस इज चेंजेबिलिटी इन थर्मल्स. कुछ पेशेंट में इस टाइप के सिम्टम्स मिले कि सुबह थर्स्टलेस था, नाउ बिकम वेरी थर्स्टी.
कुछ पेशेंट सुबह एकदम लूज मोशंस थे और अभी एकदम हार्ड स्टूल हो गए, लाइक दिस. सो दिस इज द चेंजेबिलिटी. तो इन पेशेंट्स में पल्सिटला से बहुत अच्छी रिजल्ट्स आए. So other hysterical drugs like Moscus, Valeriana, Asafoetida, etc. should be considered similarly. तो जो भी hysterical drugs है उनमें thermals consider नहीं करना है. So now comes the $1 million question whether one should consider the genetic constitutional hot or chilly or the change state of hot or chilly infant. Yes. तो जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उनमें हमें उसका जेनेटिक्स देखना है कि सिंस बर्थ पेशेंट हॉट है कि चिली है, सिंस बर्थ ही इज थर्स्टी और थर्स्टलेस, और नाउ इन एक्यूट कंडीशंस हमें उस एक्यूट डिस्पोजिशन देखना है कि एक्यूट में पेशेंट में क्या चेंजेबिलिटी हुई, एक्टिविटी में क्या चेंज हुआ, उसके थर्मल्स में क्या चेंज हुआ. सो दिस इज द hot and chilly chapter. So in order to understand the importance of hot and chilly, it is important to understand the insulator system of the body. So ये insulator system हम कल देखेंगे कि hot and chilly, why the important thing, most important thing जो सर ने अपने बुक में दी है और सर ने ही थर्मल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट किया है. तो क्यों, why the physiology, the science behind this hot and chilly, ये हम कल देखेंगे. the insulator system of body. Yes. So इस सेशन में इस चैप्टर पे अगर किसी को कुछ समझा नहीं है या फिर किसी को कुछ इसमें डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं. या फिर अभी तक हमने जितने भी सेशंस लिए हैं, इन सेशंस में अगर आप लोगों को कुछ किसी बात के लिए कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं कुछ बता नहीं रहे, ऐसा कुछ भी है तो आप आज फ्रीली ओपनली बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अगर कुछ हमें और इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, कुछ और आपकी तरफ से कुछ सुझाव है, कुछ ओपिनियंस है कि आप यहाँ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं कि हमें और भी इस सेशंस को किस तरह से और भी अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए आपके कोई सुझाव होंगे तो आप दे सकते हैं कि और भी हमें इसमें क्या करना चाहिए और हमारे सेशंस बहुत और इससे अच्छे हो जाए. इसके लिए और किसी के पास कोई ओपिनियंस होंगे, कुछ सुझाव होंगे, कुछ सजेशंस होंगे तो आप यहाँ दे सकते हैं. किसी को अगर ये सेशंस अच्छे नहीं लग रहे होंगे तो भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होंगी, कुछ इनोवेशंस करना होगा तो भी हो सकते हैं. यस. सो थैंक यू. आज के सेशंस के लिए बहुत बढ़िया सेशन रहा. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. यस. तो हमने जो एक्चुअली जो एक्यूट चार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया. अगर एक्यूट चार्ट अभी भी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो पूछ सकते हैं कि और भी अगर उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरह से एक्टिविटी कंसिडर की जाए, तो उसके लिए हम और भी उस पर कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर मैं कल उस पे केस आपको बताऊंगा किस तरह से एक्टिविटी, थर्मल थ्रस्ट, मेंटल एक्सिस हंट करना है हमें, वो हम कल थ्रू अ केस सीखेंगे. फिर हम हॉट और चिली का इंसुलेटर सिस्टम ऑफ बॉडी लेंगे. यस. तो कल केस लेना है कि इसको कंटिन्यू करना है? केस ले लीजिए. यस. एक एक्यूट केस ले लेंगे हम. बहुत अच्छी केस है एक्यूट एपेंडिसाइटिस की. बहुत एक्सलेंट केस है जो पेशेंट सर्जरी के लिए प्लान किया गया था. इवन द
एनेस्थेटिक की अपॉइंटमेंट हो गई थी, पूरा ओटी रेडी हो गया था, उस पेशेंट को टेबल पर से रिटर्न लाया और वो पेशेंट विथ द मेडिसिन अच्छा हो गया। उसके बाद बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आए बिटवीन मी एंड दैट सर्जन। यस, सो बहुत अच्छी केस है, मैं आपको कल वो केस दिखाऊंगा। सर एक रिक्वेस्ट थी जी सर, अगर जीबीएस केस होंगी तो प्लीज सर एक लीजिए ना। गुलन-बारी सिंड्रोम। गुलेन-बारी सिंड्रोम की केस बोल रहे हैं आप? हाँ सर। यस, वो केस है मेरे पास, लेकिन वो केस प्रिपेयर नहीं की हुई, तो देखता हूं मैं। यस, ठीक है सर, ठीक है। और किसी को कोई सजेशंस देने हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर अगर आप ओपनली नहीं बोलना चाहते हैं कि भाई मेरे जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर वो सजेशंस आप ओपनली नहीं बोल सकते तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यस, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप जिस तरह से जैसा चाहे वैसा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, या फिर हमारे ग्रुप में अगर किसी को भी स्टूडेंट हो या फिर प्रैक्टिशनर्स हो, अगर आपके पास भी कोई केसेस है, आप अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस यस, बबलू राउत जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, जब से क्लासेस वगैरह चालू किए सर, तब से प्रैक्टिस में तो काफ़ी सुधार आया सर, बहुत सारे चेंजेस आए। तो मेरे ख्याल से आपके वजह से ही मेरे 1-2 पेशेंट जो है अल्कोहलिज़्म, एडिक्शंस नहीं क्या, वो उसमें भी जो काफ़ी अच्छे रूब्रिक्स वगैरह नहीं क्या सर आपने बताया, पढ़ाया वैसे, तो उसी हिसाब से दिए तो उनमें काफ़ी सुधार आया सर पेशेंट में। जैसे आपने बताया, जैसे एक तो मैंने सिम्प्लिटिक रूब्रिक लिया, स्ट्रांगली लिया था अल्कोहलिज़्म में, एडिक्शंस में एम्ब्रासमेंट वगैरह, उसमें भी तो मैंने उसको सल्फर टेनियम दिया था, तो उसको एडिक्शंस में भी काफ़ी सुधार आया उसमें। जी। और दूसरा एक पेशेंट था, उसमें शायद मैंने हेट्रेट लिया था। आपके ही केसेस से जो आपने जो बताया सर ने, हेट्रेट वगैरह नहीं क्या रूब्रिक आपने पढ़ाया था, तो उसमें लाइकोडियम 10 दिया था, उसमें भी अल्कोहलिज़्म में काफ़ी अच्छा सुधार आया उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सलेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया है आज तो उसमें मतलब। हाँ, हाँ, तो सर जैसे एडिक्शंस में मैंने सेमिनार में सुना था कि जैसे अभी एडिक्शंस तो ऑटोइम्यून डिसीज है ना सर, यस तो आपने ही पढ़ाया था, थोड़ा सा उसमें हायर पोटेंसी देना चाहिए, तो यस, उसी हिसाब से दिए थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर। बहुत ही एक्सलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत एक्सलेंट। आज आपने थैंक यू ये सर। शेयर करके बहुत बहुत अच्छा, मुझे मतलब इतनी खुशी दे दी कि बहुत बढ़िया। आज तो मैं बहुत अच्छी तरह से नींद ले पाऊंगा, आज गदगद हो गया आपने थैंक यू ये बोल के। बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर। इसी तरह से अगर किसी डॉक्टर को अपने इस सेशन से कुछ फायदा हुआ होगा, छोटा सा भी, तो आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि और डॉक्टर्स की हिम्मत बढ़े, करेज बढ़े और इंटरेस्ट बढ़े होम्योपैथी के एरिया में। यस, अपने प्रैक्टिस में। तो आप लोगों को जो भी फायदा हुआ होगा, जो भी बेनिफिट्स इस सेशन से मिल रहे हैं, तो आप यहाँ प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों को, बहुत डॉक्टर्स को, स्टूडेंट को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। और शेयरिंग इज केयरिंग, के आप अगर एक चीज शेयर करते तो आप इतने सारे
नियर अबाउट 300 लोगों की केयर करेंगे। यस, इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे को मिला, जो हमारे पास है, जो हमने सीखा, जो हमें दूसरों से मिला, उसे अपने पास न रखते हुए आप उसे शेयर करो। अगर शेयर करने से वो कभी भी कम नहीं होगा, वो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही। यस, तो डॉक्टर विजयकर सर ने हमेशा कहा है कि आपने जो भी सीखा, जो भी आपको मिला, वो दूसरों को बांटो। बांटने से कम नहीं होगा, वो बल्कि बढ़ेगा। इसलिए होम्योपैथी ऐसा साइंस है, इट इज अ डायनेमिक साइंस। और डायनेमिक साइंस हमेशा स्पिरिचुअल डायनेमिक साइंस, डायनेमिज्म, कॉस्मिक पावर यही कहती है कि दूसरों का भला करो। यस सर, वन वन मोर थिंग आज शेयर करना चाहता हूँ सर। यस, जैसे अभी कल मैंने पूछा था अगर एक्चुअल आप में अपना वीडियो ऑन करेंगे ना, तो सभी लोगों को दिखेंगे कि हाँ सर, आप हाँ कौन हैं। Yes. हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते। मैं थोड़ा सा डर भी जाता हूँ कभी कभी वीडियो ऑन करते अरे, समय। हाँ डरने की क्या बात है, सबके पास वीडियो है, सबके पास मोबाइल है, और सबके चेहरे हमारे जैसे ही है। हाँ सर, जैसे अभी मैंने कल पूछा था मैंने सर आप कि हैंड राइज कीजिए, आप हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज किया था शायद, मैंने अभी फिर से ये किया था। हाँ जी जी सर, कल मैंने वो भी पूछा था कि थोड़ा-सा 2-3 बार पूछना चाहिए, आपने बताया था ऐसे एक्यूट में नहीं क्या सर? हुँ? जी। और आज वैसा एक पेशेंट आया था मेरे पास, एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, तो साथ में उसकी मम्मी थी और उसकी दादी थी, छोटी बच्ची की। तो तो दादी ने उस फिर मुझे उसमें मेरे सामने ऑब्जर्वेटिव रूम में वो डल लग रही थी। डल डल हॉट और थ्रस्टी उस टाइप की लग रही थी। लेकिन जब वो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कुछ वो बताए थे, फिर पूरा ड्यूरेशन पूछा था, डे टू डे एक्टिविटी सुबह से लेके कैसी थी करके नहीं क्या। वो सुबह से लेके वो छोटी बच्ची को ऐसे घुमाने के बाद ही ठीक लग रहा था उसको। और मेरे सामने ही 2-3 बार उल्टियाँ किया उसने। फिर मैंने वो उसको घुमा रहे थे डिज़ायर फॉर कैरिड, कैरिड डिज़ायर वो रुब्रिक लिया था। इसमें कैरिड डिज़ायर टू बी एक रूब्रिक लिया था। फिर वो ऑब्जर्वेटिव रूब्रिक जो अभी मेरे सामने डल लग रही थी, फिर वो पास्ट हिस्ट्री में से लिया सर, फिर मेंटल एंग्जायटी, क्योंकि वो फिर हेल्पफुल हिंट्स में वो वोमिटिंग पल्सिटिला वगैरह नहीं कवर किया था। मैं पहले सोच रहा था मैं पल्सिटिला दूँ करके, उसको स्टूल भी ये फिर वो पास्ट हिस्ट्री में वो ऐसी बोल रही थी करके मैंने वो मेंटल एंग्जायटी, हॉट, और फिर बाद में फिर चामोमिला दिया। चामोमिला वो फिर चामोमिला देने के बाद जो कि कुछ खा नहीं रही थी, कुछ नहीं रही थी, वो फिर 10 यानी 5 मिनट में वो फिर मुझे कुछ तो भी चाहिए करके ऐसा उसने बोला बच्ची ने 5-10 मिनट में कि मुझे अच्छा ये लेके दो करके। ये वाला ये और फिर ये ऐसे 2 बार पूछने के बाद वो जो दादी थी ना क्या, आप कितनी बार पूछते हैं ये ऐसे कि आप पुलिस और ये ऐसे नहीं उसको मैंने यानी कि वो मेरे ऊपर चिल्लाई हो जो दादी थी ना दादी थी अच्छा, क्योंकि बार-बार हाँ, ऐसा वो भी एक्सपीरियंस आया, दैट 2-3 इज बार पूछने मेंटल से। एंजाइटी इंक्रीज। ओके। हाँ, तो दादी यस। दादी मेरे ऊपर रेज़ किया दादी ने। कितनी बार पूछते कर बोले आप आपसे नहीं लेना है मेरी दवाई वगैरह ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो हम्म, बच्ची ठीक होने के बाद वो भी हैप्पी हो गई। बहुत ऐसा बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। ओके, यस, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राउत, ओके। एक्सलेंट थैंक यू शेयरिंग। सर। यस यस, थैंक यू। आपने थोड़ा-सा कन्फर्म करके ये देना चाहिए, थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं यस करना यस, चाहिए जल्दबाजी करके। नहीं करनी चाहिए। हाँ, यस। हाँ, तो वो रूल्स आपका फॉलो किया मैंने आज। ओके सर, थैंक यू सर। जब जब आपकी प्रैक्टिस फुल हो जाएंगी, मतलब हुँ, पेशेंट आपने देखा और आपकी मेडिसिन निकल गई, तब आप जल्दबाजी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के डेज में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, पूरी तरह से हर बाजू से उसे कंफर्म करके ही देना है। ये धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो आपके पास एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप उस एक्सपीरियंस के भरोसे पे फिर आप फास्ट प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं। यस, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, डॉक्टर नरेश, हाँ, गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर
आपकी जैसे अपने क्लासेस जैसे शुरू है सर, आप भी अपना तब वीडियो से ऑन कीजिए। जैसे हाँ हाँ सर। यस, थैंक यू। जैसे अपने क्लासेस शुरू है सर, तब यस, से प्रैक्टिस में क्लियरिटी बढ़ रही है। और उस दिन का एक एक्सपीरियंस सर, आपने जो बताया था एक छोटे बच्चों को जो मेडिसिन बच्चों छोटे इन्फेंट्स को नहीं देते हुए उसके मम्मी को देना है। जी। तो एक एक पेशेंट आया था सर, काफी इरिटेबल था, रो रहा था फीडिंग कंटिन्यू। फीडिंग बेबीज को ओनली, फीडिंग बेबीज को। हाँ, फीडिंग बेबीज को। यस। तो उसको फिर जैसे वो 1.5 महीने का ही था, तो काफ़ी रो रहा था कंटिन्यू। तो फिर मैंने उसको बोला कि उसको कैरी करके देखो तो कैसे आराम होता है। तो थोड़ा-सा वो कैरी करने के बाद थोड़ा-सा आराम महसूस हुआ उसको। और चिली था और थर्स्टी था, बार-बार दूध पिलाना पड़ता था। तो और वो देखा और वो देख के उनको एक आर्सेनिक देना था। तो फिर मेरे आपने जो पढ़ाया था वो याद आया। तो मैंने फिर उसके मम्मी को डोज़ दे दिया। जैसे ही डोज़ दिया और उसको बोला कि दूध पिलाओ इनको, तो वो दूध नहीं पी रहा था बच्चा। तो फिर जैसे ही पिलाया तो वो जस्ट 2 मिनट में उसने दूध पीना थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दिया और 5 मिनट में वो शांत हो गया। शांत हो गया, वेरी नाइस। जी सर। दिस इज हाँ, एक्सलेंट, मिराक्युलस हाँ सर। रिजल्ट। यस, थैंक यू। हाँ, तो वो बिल्कुल यस, 5-10 मिनट में वो अच्छा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया, फिर गुड शेयरिंग। तो उसके मम्मी को ही मैंने फिर वो सैक्लेक दिया और 1-1 घंटे में ले लो बोला, तो बच्चों को कुछ नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। आपने ओके हनीमन ने सर। जो बताया वो प्रूव कर दिया, वेरी नाइस। वेरी नाइस। ओके सर। नहीं सर, आपकी टीचिंग है सर वो। थैंक यू सर। यस, यस। हमने वो जो आपने बताया फीडिंग बेबीज के लिए यस सर। डोज कैसे देना चाहिए, तो वो हमने हाँ, टिप्स ऑफ द डे में लिया था। यस, हाँ, यस सर। यस। सो थैंक यू वेरी मच। तो कल हम थैंक यू एक सर। केस देखेंगे, ओके? तब यस तक के सर, लिए थैंक यू सर। यस, वेट एंड वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच, यस, थैंक यू। थैंक यू गुड सर, बाय, थैंक यू। गुड बाय, गुड बाय। Thank गुड you, नाइट। sir.